गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्शपाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है भाग 2, जिसमें अपन ने गद्य खंड कंप्लीट कर लिया है और आपका जो पद्य खंड है वो हमने कल से शुरू किया था, स्टार्ट किया है, जिसमें आपके फर्स्ट में जो कवि है उनका नाम मैंने आपको बताया हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है, इनका जीवन परिचय अपन पढ़ चुके हैं। कब इनका जन्म हुआ है, कब इनकी मृत्यु हुई है, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, किस कवि का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, कहाँ इन्होंने कार्य किया है और इनकी रचनाओं की खास बात क्या है, किस युग के हैं, कौन सा युग इनकी देन है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारी अपन ने जान ली है इनके बारे में। और साथ ही जो आपकी कविताएं दी हुई है, दो आत्म परिचय और निशा निमंत्रण, इन दोनों को भी अपन ने, इन दोनों के परिचय के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। साथ ही आत्म परिचय जो कविता है उसका अध्ययन अपन ने कर लिया। व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दी है। व्याख्या आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, क्योंकि व्याख्या वाला जो प्रश्न है वो अब आपके नहीं आता है। आपके चैप्टर में से कहीं से भी 4 लाइनें दे करके उसमें से कोई 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे 2 प्रश्न अर्थ ग्रहण संबंधी, 2 सौंदर्य बोध संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें अर्थ ग्रहण वाले में तो आपको अर्थ के बारे में बताना है, और दूसरा जो सौंदर्य बोध वाला है उसमें आपसे सिर्फ सौंदर्य पूछ सकते हैं, भाषा से संबंधित पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो उसमें पूछे जाते हैं। तो आप व्याख्या कॉपी में मत करना, जिस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेना। तो आत्म परिचय कविता जो अपन ने पढ़ ली है उसमें सबसे पहले आत्म परिचय यानी स्वयं का परिचय। कवि का कहना है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं जानता है, बल्कि दूसरों के बारे में जानने का प्रयत्न करता है। जबकि उनका कहना ये है कि पहले व्यक्ति स्वयं को जाने, स्वयं की भावनाओं को जाने, स्वयं के जो उद्देश्य है उनको जाने। साथ ही उन्होंने प्रेम को महत्व दिया है। सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो अपना जो प्रेम है उसको महत्व देते हैं। अपने हृदय में उठने वाले जो उद्गार है, भाव है, उनको महत्व देते हैं और हंसी खुशी जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं मस्ती और दीवानगी में, ऐसा उनका कहना है। उनकी अपनी ही काल्पनिक दुनिया है, रोज वो अपने नए संसार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। और साथ ही जो है वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो शीतल वाणी से भी व्यक्ति में जो उत्साह और दृढ़ता का भाव जो है वो पैदा कर सकते हैं। ऐसा ही हरिवंश राय बच्चन ने भी किया है। तो ये है आपकी फर्स्ट जो कविता थी, निशा निमंत्रण से ली गई है, ये शैली में है और इसका नाम है आत्म परिचय। ये शैली क्या होती है, जिसे गाया जा सके, जैसे आप गाने गाते हो ना वैसे भी इसको गा सकते हैं। तो इनकी शैली जो है वो ये शैली है। छायावाद में हालावाद दर्शन जो है, हालावाद जो युग है वो इन्हीं की देन है। और इसके साथ ही जो है इन्होंने दूसरी जो कविता दी है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है कि तो दिन जल्दी जल्दी जो चलता है उसके माध्यम से भी यहाँ कवि का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए। समय जो है वो बहुत तेज गति से निकलता चला जाता है और व्यक्ति की नजर जब उसके लक्ष्य पे होती है तो अपने आप ही उसमें उत्साह और जोश का संचार होता है। तीव्र गति से जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यहाँ जैसे चिड़िया का उदाहरण उन्होंने दिया है कि चिड़िया जो है सुबह से निकली हुई है अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए, जैसे शाम होती है कि मुझे बच्चों से मिलना है, अपनी मंजिल तक जाना है, पूरे दिन भर की वो थकी हुई होती है लेकिन फिर भी तेज गति से जो है वो अपने पंखों को फैलाए उड़ करके अपने बच्चों के पास अपने घोंसले में चली जाती है। तो इसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं। और इसी तरीके से आत्म परिचय में भी उन्होंने व्यक्ति को संदेश दिया है कि आप जो है पहले स्वयं को जाने, बाद में बाहर की जो दुनिया है उसको जाने और लोगों के बारे में जाने। पहले खुद के हृदय में उठने वाले जो भाव है, भावनाएं हैं, प्रेम है, उन सबको जाने। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता, कि कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, कि हम कहीं रास्ते में ही नहीं हो जाए।
मंजिल भी तो है, दूर नहीं। तो हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो भी दूर नहीं है। यह सोच तथा दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इन बातों को सोच करके जो दिन में थक गया था, पूरे दिन जो कार्य कर रहा था, वह भी क्या करता है, जल्दी जल्दी तीव्र गति से पूरे उत्साह और जोश के साथ जो है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। व्यक्ति को शीघ्रता से और उत्साह से और जोश से तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी आशा में, उम्मीद में। चिड़िया के जो बच्चे हैं वो घोंसलों से झांक रहे हैं और उनको एक उम्मीद है, आशा है कि उनकी माँ जो है वो उनके लिए खाना लेकर के जल्दी ही आएगी। नीडों से झांक रहे होंगे, नीडों यानी घोंसलों से, तो घोंसलों से वो झांक रहे होंगे इस आशा में कि उनकी माँ जो है वो जल्दी ही आ जाएंगी। यह ध्यान परों में, परों यानी पंखों में, चिड़ियों की भटका कितनी चंचलता है। जब हम चिड़ियों को दिन की थकी मारी है, दूसरी जगह है, वहां जब उन्हें ये याद आ जाता है कि घोंसलों में उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, तो इस बात को सोच करके उनके पंखों में तीव्रता आ जाती है। तेज गति से चंचलता के साथ उड़ते हुए वो जल्दी से आती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय पूरा होने से पहले हम मंजिल तक पहुंच जाए, अर्थात रात होने से पहले चिड़िया ये सोचती है कि हम घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल है, विकल यानी व्याकुल। यहाँ कवि का क्या कहना है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी मैं किसके लिए, हित यानी भलाई के लिए मैं चंचल हूँ, यानी मुझसे तो मिलने वाला कोई नहीं है। मैं किसके लिए मेरे अंदर उत्साह जोश आए, तीव्रता आए कि मैं जिससे मिलने जाऊं, मेरे लिए तो कोई व्याकुल नहीं, मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब ऐसी बात होती है कि मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। शिथिल यानी निष्क्रिय। पद को भरता पुर में विहलता, तो उस समय जो मेरे पैर है, व्यक्ति जो है वो शिथिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं उसके पैर। भरता पुर में विहलता, पुरी यानी हृदय में, विहलता यानी व्याकुलता, यानी मेरे हृदय में इस चीज के लिए कौन व्याकुलता भरे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जब तक हृदय में व्याकुलता नहीं होगी, अपन देखते हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए अगर हमारे मन में पीड़ा नहीं है, व्याकुलता नहीं है कुछ पाने की, तो अपन क्या है, शिथिल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और अपने कार्यों को धीमी गति से करते हैं। और उसी कार्य के अगर अपन को पता है, मंजिल का पता है, और कोई लगता है अपन को कि हम वहां पहुंचे, हमारा भी कोई इंतजार कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, हमारे मन में अपने आप ही जोश और उत्साह आ जाता है और हमारे पांव जो है, पद जो है वो अपने आप उठने शुरू हो जाते हैं तीव्र गति से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, किसी के लिए भी नहीं रुकता। अब यहाँ जल्दी जल्दी शब्द जो है, कुंभुक्ति प्रकाश अलंकार जो है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही दो शब्द जहाँ दिए गए हैं, योजक का प्रयोग किया गया है, जैसे आपके स्नेह सुरा है, जग जीवन है, इनमें आपके भव सागर है, इनमें आपके रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा है, जग जीवन है, भव सागर है, इनमें आपके रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक आपके पूरे ही चैप्टर में विरोधाभास अलंकार, जैसे शीतल वाणी में आग, शीतल वाणी में आग कैसे होगी, तो जब अपन इसको सुनते हैं तो सुनते ही हमें विरोध का आभास होता है कि ये कैसे हो सकता है, इनमें तो विरोध है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन नहीं, जब हम इन दोनों पदों की व्याख्या करते हैं, अन्वय करते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में जो है ये किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। तो यहाँ आपके पूरे ही चैप्टर में और विशेष तौर से आपके शीतल वाणी में आग जो है, या फिर मैं रोया उसे कहते छंद बनाना, ऐसी जो लाइनें आई है, इन सब में जो है आपके विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास अलंकार जो है वो आप बहुत सी जगह देख सकते हैं, जहां भी एक जैसे शब्द आए हैं, सॉरी एक जैसे वर्ण आए हैं, वहां आपके विरोधाभास अलंकार का प्रयोग, सॉरी
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक जैसे वर्णों की आवृत्ति जहां होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखें। अनुप्रास में क्या होता है, बार बार बतानी नहीं पड़ेगी चीजें हर चैप्टर में। अनुप्रास में क्या होगा, एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण आएगी बार बार, यानी एक जैसे वर्ण की आवृत्ति कितनी भी बार हो सकती है, आवृत्ति का अर्थ बार बार। एक जैसे वर्ण जहाँ भी इतनी आवृत्ति होगी, और विशेष रूप से सभी जितनी भी कविताएं हैं उन सब में आपको वहाँ आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ये पांच चार जो नाम है उनको ध्यान रखिएगा कि पांच चार जो नाम है अलंकारों के जो प्रसिद्ध है, जो आपने सुने भी है पहले, आपने जाने भी, उनको आप ध्यान, ज्यादा भी उनको 6-7 जो अलंकार रखते हैं उनके बारे में आप ध्यान रखिए। पाठ कैसे भी आपके बार बार रिपीट होंगे, वो चीज आपको याद होगी। अनुप्रास होगा एक जैसे वर्ण की आवृत्ति आपको मिलेगी। फिर तीसरी है एकदम से उनकी प्रकाश, क्योंकि आपके सौंदर्य बोध वाला जो होगा उसमें प्रश्न सिर्फ अलंकार की भी पूछा और वहां 3 से 4 अलंकार आपको बताने, या फिर सौंदर्य बोध वाले में आपको भाषा से पूछा भाषा वाले जो बताओ, साथ में भाषा नए अलंकार आपके गुण में तो कितना व्यवहार किया है उन शिक्षकों से उनके बारे में क्या बता सकते हैं। उनकी प्रकार से जैसे आपके पास शब्द आया जल्दी जल्दी, यहाँ एक जैसे शब्द होंगे, एक जैसा इनका अर्थ होगा। अर्थ क्या होगा, एक समान, एक समान। दो शब्द होंगे, दो शब्द अर्थ एक समान। आप देखो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा यहाँ दो शब्द होंगे, अर्थ अर्थ यमक में दो शब्द होंगे, अर्थ अलग अलग। जैसे आपने बार बार कनक कनक, एक कनक का अर्थ संवाद, दूसरे का अर्थ है महिला। एक जैसे शब्द होंगे, अर्थ अलग अलग। यमक शॉर्ट में बता रही हूँ, सारे से नहीं बता। चौथा जो है आपका झुका, यहाँ आपके में और मान, में और मान, यानी एक शब्द तो होता है में का और एक होता है मान। में कौन होगा, जो अपने सामने प्रस्तुत, जिसमें अपन कहते हैं चंद्र चंद्र, तो मुख जो है वो अपने सामने प्रस्तुत है, जो प्रस्तुत है उसमें में, और जो है प्रस्तुत है जैसे चंद्र, वो क्या है मां। इसमें क्वेश्चन निकाल सकते हो, प्रस्तुत यानी सामने, और है प्रस्तुत यानी जो हमसे दूर। साथ ही एक छोटी सी पहचान इसकी जो है, आपकी 99% तक जो है वो चीज काम में आ जाती है, दो शब्दों के बीच में योजक कम होती है। लेकिन वहां आपको ध्यान देना होगा कि उनमें विद्यमान, जैसे स्नेह सुधा, स्नेह की सुधा, तो शराब करना क्या नहीं बना, इस तरीके से अपने योजक पर चीज में तो भी आपके काम में आएगा। लेकिन योजक चीज में यहाँ भी आप देख सकते हो ये अंतर आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ दो एक जैसे सब कार्ड सामान्य कार्ड नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा वो शब्द भी अलग अलग, जो
भी नियमवान होंगे उनके बीच में से जो कम किया जाएगा। ये इसमें जैसे आप प्रार्थना बोलते हो ना, दया कर काम मुक्ति का, दया कर काम मुक्ति का। यहाँ देखो आप जो वर्ण है आपके रिपीट हो रहे हैं, इसके बाद एक बार पढ़ना है, एक बार पूरा जाएगा, इसका मतलब अनुपात। ये है आपके मतलब। अब इनके अलावा जो है आपका विरोधाभास। अगली साल आप इस से लगा करते हैं, पिछले टर्म के सिलेबस में ये थे। अगर आपने कोई साथ में क्लास तो आप उनको इसी पढ़ेगा। विरोधाभास जैसा इसका नाम है, इसमें क्या होगा, विरोध। हर एक सामने क्या आएगा, अपने विरोध आएगा। अब अन्वय करने पर ये व्याख्या लिख सकते हैं। व्याख्या करने पर विरोध शांत, विरोध शांत, व्याख्या करने पर विरोध शांत होता है। तो जिससे आपके शीतल वाणी में आपका इसमें आया है, दिया हुआ है आपके चैप्टर में, जिसमें शीतल वाणी में आप, तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। अब जैसे आप सुनते हो ना कई बार उदाहरण, जो जो उगे श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल होए, तो श्याम रंग तो कैसा होता है, काला होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति उसमें डूबता चला जाता है वो कैसा हो जाता है, पवित्र होता है, उज्जवल हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो अगर हम इसको सुनते हैं तब तो हमको क्या लगता है कि विरोध में काले रंग में अगर हम पूरा तो काला ही, लेकिन यहाँ काले रंग से मतलब है, श्याम से मतलब है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में व्यक्ति जितना डूबता जाएगा वो उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाएगा। तो व्याख्या करने में हमको पता चला ना कि वास्तव में वहां क्या हो, ये आपका विरोधाभास। जैसा इसका नाम है, इसमें तुलना होगी। तुलना किसमें होगी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, एक तो आपके पास ये होगा, एक आपके पास मान, फिर मान के बीच में क्या होगी, तुलना। और तुलना के लिए कुछ वाचक शब्द है उनके बीच में लगाए जाते हैं, जैसे सम, सरिस, सम, सदृश, सा सरिस, सा सरिस, सम, सदृश, समान। ये वाचक शब्द है जिनका प्रयोग जो है वो अलंकार में किया जाता है, जैसे चंद्र सा सुंदर, चंद्र सा सुंदर, वहां तक आवाज है, चंद्र सा सुंदर। तो इस प्रकार से चंद्र सा सुंदर है, यहाँ ये देखिए वाचक शब्द है, ये आपका उपमान आया, ये आपका उपमेय आया, और चौथी जो चीज होती है समान को, ये देखा सीधे देखा। तो उपमान की पहचान कर लोगे, किसी से भी तुलना की जाएगी तो ये उपमान की होगी, उनके बीच में वाचक शब्द आएंगे तो वहां आपका उपमान अलंकार। इसी तरीके से आपका जो है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें क्या होगा,
अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर के किसी बात को कहना। जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर। कई बार कहते हैं कमल की पंख खुले, गुलाब की पंख खुली, एक सुंदर एक रोज लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन कभी कुछ नहीं हो सकता। सीधे सीधे फूल में आपने पढ़ा था, सीधे आपको कमल में फूलना है, तो क्या हो सकता है? तो इस प्रकार से जहाँ बड़ा कहते हैं बात करेंगे, तो ये मैं आपके बात जो आप चाहिए। और काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के प्रश्न आपके सामने आएंगे, भाषा संबंधी जो प्रश्न है वो आपके सामने आएंगे, तब आपको इन चीजों को बताना होगा, वरना आपका उत्तर अधूरा रहेगा। और आप चाहे कितनी भी बार इन प्रश्नों को उत्तर याद कर लेना, शिल्प सौंदर्य वालों के आपको याद नहीं रहेगी। जब तक आपको पहचान नहीं आएगी, आप इन चीजों को सीखोगे नहीं, तब तक आप उनको कितनी बार रटोगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि अपन इन चीजों को सीख जाए। अब है आपके प्रश्नोत्तर, पीछे के देख लो। कविता के साथ कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? देखो, अगर हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो विरोधाभास है इसमें कि दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। एक तरफ तो कवि का ये कहना है कि मैं सांसारिक जो उत्तरदायित्व है, मेरे कर्तव्य है, उन सब का पालन कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि मैं इन सारी चीजों को नहीं मानता, इस सांसारिकता को नहीं मानता। तो अब देखो इसमें क्या बताना है अपन को। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय? तो इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि मेरे जितने भी सांसारिक दायित्व है, संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, मैं उन सब का निर्वहन कर रहा हूँ, उन्हें पूरा कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही जो है मैं अपना लेखन कार्य है वो भी करता हूँ। और उसको करते समय मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मुझे दुनियादारी से बाकी कोई मतलब, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वाह वो कर रहे हैं। बाकी जो भोग विलास के साधन है, दुनियादारी है, सांसारिकता है, उनमें वो नहीं फंसते, उनको वो महत्व नहीं देते अपने जीवन में। अपन तो क्या करते हैं, उन चीजों में इतना फंस जाते हैं कि अपनी मंजिल जो है, अपना जो काम है, अपना जो लक्ष्य है, उसे भी हम ध्यान नहीं रखते हैं, सोचते रहे दुनिया क्या कहेगी। तो वो ऐसी चीजों को महत्व नहीं दे रहे हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। तो व्याख्या करने पे ये जो चीज हो स्पष्ट हो जाती है, और ये विपरीत अर्थ देने वाली जो बातें हैं वो स्पष्ट होकर के हमारे सामने आती है कि वो क्या बताना चाहते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, जहां पर दाना रहते वही नादान भी होते, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कि जहां पर ज्ञानवान होते वहीं मूर्ख भी होते। तो ये बात क्यों कही है? क्योंकि उनका मानना है कि लोग जो है अपने आप को ज्ञानवान कब मानते हैं, जब वो सांसारिकता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि वे संसार में है, बहुत सारा पैसा कमा लिया है, धन संपदा उनके पास है, ऐश्वर्य है, नाम है, इन सबको कमाना ही वो अपने आप को, इन सबको कमाकर ही वो अपने आप को ज्ञानवान मानते हैं। और उनका क्या कहना है कवि का कि ऐसा जो मानते वो लोग क्या है, मूर्ख है। ये चीजें मैंने तो सीख ली थी, कमा ली थी, मैं तो अब उन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, मैं और जब और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो मैं हूँ, ये संसार है, और इस संसार से मेरा क्या संबंध है। पंक्ति में और शब्द की विशेषता क्या है कि इसमें कवि जो है मैं हूँ यानी मैं के लिए, संसार के लिए, और इस संसार से उसके नाते के बारे में, संबंध के बारे में बताना चाह रहा है कि ये सब चीजें जो है वो अपने आप में क्या है, यानी मैं हूँ खुद को उन्होंने बताया,
फिर संसार को बताया और फिर संबंध को बताया और के माध्यम से बताया कि इन दोनों से मेरा क्या संबंध है। चौथा प्रश्न, शीतल वाणी में आपके होने का क्या अभिप्राय है? तो इसमें बताना है कि कवि जो है वो अपनी बात प्रेम पूर्वक और मधुरता के साथ कहते हैं। मधुरता के साथ कहने के बाद भी कवि की बात का जो प्रभाव है सामने वाले पे ऐसा पड़ता है कि उसमें अपने आप ही उत्साह और जोश का संचार हो जाता है। जिससे आपने कविता पढ़ी है भी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मधुर वाणी में अपनी बात कही, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज आई कि वे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अपने आप ही अपने अंदर उत्साह और जोश का संचार किया। कोई तेज गति से तो उसने कहा ही नहीं उठो जागो चलो, ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उसने तो आराम से कही है अपनी बात, शीतल वाणी में कही है। इस प्रकार से यहाँ उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया। बच्चे किस बात की आशा में नींदों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे जो है अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। शाम का समय हो गया था तो ये सोचते हैं कि अभी माँ आएगी, उनके लिए खाने के लिए दाना भी लेकर के आएंगी और ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ ही समय में जल्दी ही वो उनके पास आ जाएगी। 6 का क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो यहाँ आपको बताना है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की विशेषता का पता चलता है कि समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये 6 प्रश्न जो है वो आपके इसमें दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न जो है इनके उत्तर आप कर लेना और इसी के साथ जो है आपके पद में से जो प्रश्न आएंगे अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध संबंधी, वो प्रश्न भी मैं आपको बता दूंगी, या तो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगी और नहीं तो मैं आपको उनकी पीडीएफ भेज दूंगी तो आप उनको लिख लो, ठीक है। और अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपन ने जितने चैप्टर अपन ने पढ़ा है, जैसे ये चैप्टर अपन ने पढ़ा, इसमें हर एक लाइन जो है अपने आप में प्रश्न लेके आती है। अपने प्रश्न तो अपन लिख नहीं सकते, लेकिन हमें अर्थ पता होगा तब हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जग जीवन का भार लिए फिरता हूं से कवि का क्या आशय है? प्रश्न बन गया। सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं से कवि का क्या आशय? अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप इन प्रश्नों के ऊपर लिख सकते हो। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न जो है बुक में या वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो तो बहुत सारे दिए हुए, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसी से बने, अगर आपको अर्थ आ रहा है तो कोई सी भी लाइन या कोई सा भी शब्द देख करके आपसे पूछ लिया जाए, आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक बार जो जरूर आप अपना जो पाठ है पूरा व्याख्या जो है इससे हाथों हाथ तुरंत करके देख लिया करें। तुरंत करके देख लो तो फिर ये पार्ट जो आपको ध्यान रह जाएगा, आपके माइंड में रह जाएगा हाथों हाथ, और फिर बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि व्याख्याएं भी आपके पास नहीं होंगी तो आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे। और इतना भी संभव नहीं है कि बार बार अपन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। तो आप जो है इसको हाथों हाथ पढ़ें और ध्यान में रखें और उसके बाद ये देखें कि आप इन सभी लाइनों का अर्थ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो जो फर्स्ट चैप्टर है तो हिंदी खड़ी बोली में दिया हुआ है, आपके गद्य खंड की तरह ही है, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा जोर नहीं आएगा। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। भाषा का जो विशेषताएं हैं उनमें आप बता सकते हो कि हिंदी खड़ी बोल का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग इनकी भाषा में हुआ है, विलोम शब्द और मुहावरे जो हैं उनको भी वो लेके आए, जैसे है तो चीजें अपोजिट जो एक साथ लेकर के आए हैं। इस प्रकार से इनको आप कर लें। पीछे के जो प्रश्न है इनके उत्तर आप लिख लेना, जीवन परिचय आप लिख लेना और पाठ परिचय से इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं जो आपको उत्तर में सहायता देंगी उन लाइनों को आप लिख लिया करो। और पढ़ाते समय अगर मैं एक बार से दोबारा कोई चीज रिपीट करती हूँ, पहले मैंने आपको बताया है कि अगर मैं उन लाइनों को दोबारा रिपीट कर रही हूँ करो, चाहे मैं उस लाइन को शॉर्ट में रिपीट पूरी ना पढ़ के आती पढ़ू, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो लाइन इम्पोर्टेंट
है आपको वो लिखनी है, अंडरलाइन करनी है, कहीं ना कहीं आपको वो उत्तर लिखते समय काम में आए। अब इसके अलावा जो भी आपको नहीं समझ में आए आप पूछ लेना। गद्य खंड की जो नोटबुक है आज या अगले गुरुवार तक जो है आप मेरे से चेक करवाए। बीच में अगर आप आते हैं तो रिसेप्शन पे उसको जमा करवा दें, मैं उसको चेक करके आपको वापस भिजवाऊंगी। वापस आप लेके चले जाना, उसको रिसेप्शन पे रख दूंगी। तो जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक आप लोग चेक करवा लें। साथ ही आप लोग जो है आपके पास अभी समय है, स्कूल आप नहीं आते हो, घर पे आपके पास समय है तो आप साथ साथ जो है चैप्टर्स याद करते भी चले, तो बाद में एक साथ आपको याद नहीं करने पड़े, आपको दिक्कत नहीं आए। और उनमें से आने वाली जो समस्याएं हैं, ये चैप्टर जब आप दोबारा पढ़ोगे उसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आपको आएंगी। उनमें से अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो समस्याएं भी साथ के साथ पूछते चलते। ठीक है, धन्यवाद।